साफ है, मेरे मुखालिफ भी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की सियासत में आप समझो कितना मुश्किल चीज होता है अपना हाथ साफ रखना। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून है। मैं अपना जेब भराने के बजाय आपका जेब को भरना चाहता हूँ। ये 60 अरब रुपया ना तुम खाते तो शायद 200-300 यूनिट वाले लोग जो उनको हम मुफ्त बिजली देते। इल्जाम हम पे लगाते हैं कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। इतने अफसोस की बात है, हमारे ऊपर तो ये चार्जेस हैं। नवाज शरीफ को 2 मरतबा वजीर आला, 3 मरतबा अल्लाह ताला के बाद आप लोगों ने वजीर आजम बनाया, कभी कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका। वेलकम टू न्यूज़ लाइन में डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। PMLN पर डील और इंतखाबात से कबल निज़ाम से गैर मामूली हिमायत मिलने का तासुर इंतखाबी सियासत पर पूरी तरह हावी है। नवाज शरीफ की वापसी और फिर अदालतों से तसलसल से मिलने वाली रिलीफ पर PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों यकसबा हैं कि मियाँ साहब के साथ लाडलों वाला रवैया रखा जा रहा है। वापसी से पहले बेल मिल जाना, एवनफील्ड केस में बरियत और इसके बाद अल अज़ीज़िया केस की सुनवाई में तेज़ी आना, सियासी मुखालफिन की नज़र में ये सब लीगी कायद पर गैर मामूली नवाज़शात की बदौलत हो रहा है। क्या ये महज इत्तफाक है कि मियाँ साहब को जैसे ही रिलीफ मिलता है तो इसके साथ ही इलेक्शन से जुड़ी अहम पेशरफ्त होती है, मियाँ साहब की वापसी होती है और इंतखाबात की तारीख आ जाती है। अब अल अज़ीज़िया का मामला देख लें तो 12 दिसंबर को अदालत में ये केस जो है वो सुना जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जैसे कहा था कि इंतखाबात की तारीख से 54 रोज़ कबल स्केड्यूल आ जाएगा, तो उस हिसाब से 16 दिसंबर तक स्केड्यूल आएगा। अब 12 दिसंबर की पेशी और इसके बाद स्केड्यूल आना, क्या ये भी महज इत्तफाक होगा? लेकिन इस तमाम सूरत हाल पर PMLN का ये कहना है कि उन्हें अब भी इंसाफ रिंग रिंग कर फराहम किया जा रहा है, बल्कि नून लीग की नज़र में आज भी बानी चेयरमैन PTI के केसेस पर वो तेज़ी नज़र नहीं आती जो उनके जराइम की संगीनी के मुताबिक होनी चाहिए। मरीम नवाज़ ने कल जलसे में कहा कि उन्होंने बल्कि गिला करते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ को जेल में उनकी एहलिया की वफ़ात की खबर मिली, ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। कल तक उनको तराजू के पलड़े जो हैं वो बराबर चाहिए थे और आज लेवल प्लेइंग फील्ड का नया लेवल चाहिए। अजीब बात है कि नून लीग को सब मिल रहा है और वो फिर भी शिकवा कर रही है कि इन्हें फेवरेबल हालात मयसर नहीं है। क्या नून लीग ऐसा इसलिए कह रही है कि खुद पर जो लाडले की छाप लगी है उस तासुर को ज़ायल किया जा सके? और क्या यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब आज कल फिर अपना बयानिया तब्दील करते हुए मज़ामती बयानिया और बातें कर रहे हैं? काबिल गौर बात यह भी है कि नून लीग को सिलेक्टेड का ताना देने में PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों हम ख्याल हैं। ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो खुलकर वार कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर, लेकिन PMLN PP चेयरमैन पर जवाबी कार्रवाई कोई नहीं कर रही, कोई जवाबी लफ्ज़ी हमला नहीं कर रही, बल्कि पहले से दीवार से लगी PTI पर ही तनकीद करने पर इत्तफाक कर रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ एक बड़ा अहम आज आर्मी चीफ का जो है वो हुआ, उस पर भी प्रोग्राम के सेगमेंट में जो है बात करेंगे। नुसरत जावेद साहब आज हमें बड़े दिनों बाद स्टूडियो में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। नुसरत, प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। साथ साथ नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सईद काजी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्लेजर टू हैव बोथ ऑफ यू। साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं तो नवाज शरीफ का जो बयानिया है, लंदन में बैठे हुए आया कि जी एहतसाब होगा, उन्होंने जो पहले जैसी मिट्टी पाओ नहीं होगी चीज़ें, फिर आप ही की खबर थी, आपने कहा शहबाज साहब भागे भागे गए, एक दिन पहले आए और फिर भागे भागे लंदन वापस गए, फिर मियाँ साहब आते हैं मीनार पाकिस्तान और एक तब्दीली नज़र आती है, अल्लाह के हवाले अपना बयानिया कर देते हैं। फिर डील का जो है वो उन पर जब लगना शुरू होता है तो अब फिर उनको क्यों निकाला भी याद आ रहा है, उन्हें जो है वो वोट को इज्जत भी याद आ रही है। ये क्या तजादात क्या हैं? अरे भाई, क्यों खामखा मरवाना चाह रही हैं? आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी तहरीक इंसाफ की नक्काली में एक सोशल मीडिया बना लिया है और आप उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। अरे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, मोहब्बतों का दरिया बह रहा है और वो किराए के कातिल ऐसे हैं कि मक्खी पे मक्खी बिठाते हैं। बहरहाल, अगर आप वाकई चाहती हैं, अगर किसी बात पे नाराज़ हैं तो भैया खुद गिला कर लेना था, यहाँ सामने क्यों यानी कि बल्दी दे बुत्थे के पा रहे हो। मुख्तसरन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा, सबसे पहले
तो मुझे आपके इंट्रो में आपने जिस बात को कोट तो आपने हकीकतन किया है, लेकिन मुझे आपके रवैये पे दुख हुआ। आपके अंदर भी मुझे बहुत ही एक सख्त मिजाज जो है शख्सियत नजर आई, जिसमें रहम का कोई खाना नहीं। अच्छा। आपने मरियम बीबी को कोट किया कि वो फरमाती हैं कि जी मियाँ साहब को जेल में कुलसूम बीबी की खबर मिली, इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। खुदा का वास्ता है, क्या वो ये चाह रही हैं कि अल्लाह ना तो मैंने भी सुना था, सोचा था। नहीं तो आप फिर कोर्ट ना करती ना, आपने जानबूझकर किया है क्योंकि आपको पता था कि मेरा जो है खर दिमाग वो उसको देख लेगा, पिक करेगा, उसको बोलेगा और फिर इसकी। लेकिन अभी आपको मैं याद करा, अभी आपने ट्रोल्स का भी थोड़ी पहले जिक्र किया, तो जरा चलें। जी, तो इसीलिए आपने आप भूल जाते हैं ना कभी कभी। नहीं इसीलिए, हाँ, तो थैंक यू वेरी मच। अब मसला ये है बीबी के, ये मियाँ साहब का बारे में आप ही के प्रोग्राम में जब उनके आने की बहुत बात हो रही थी तो उस दिन मैं यहाँ नहीं आ सका था जी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ये कहा था कि अगर मैं किसी तरह उन तक मुझे रसाई मिल जाए तो मैं उनके पाँव पड़ जाऊं, याद है, और मैं कहूँ तोतिया मन मोतिया ऐस कभी ना जा। बिल्कुल याद है। ठीक है जी। उस वक्त सना बुच्चा थी, उन्होंने मुझे चकमा दिया कि वो मैं आपको टिकट देती हूँ, मुझे याद है। वो टिकट नहीं दिया उन्होंने, वो तो जब आएंगी तो उनसे बात की जाएगी। बहरहाल चूँकि उन्होंने टिकट नहीं दिया, मैं वहाँ उनके पाँव ना पड़ सका, तो तोता मनमोतिया आ गया। जब यहाँ आया है तो उनको समझ आई है कि भाई फ़ज़ा तो वो नहीं है जो उन्हें बताई गई थी। दूसरी बात यह कि खबर मैंने ये नहीं दी थी कि शहबाज साहब लंदन गए हैं, तो वो तो पूरी दुनिया ने देखा। हुआ ये कि शहबाज साहब उससे पहले गुजरांवाला के रास्ते में किसी से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई को समझाओ वरना ओथे ही रहे। और उसका मैंने एक दिन गुस्से में यूँ करके जब लंदन में किसी ने पूछा, उसके बाद से फिर वाक़या नहीं हुआ। देखिए, मैं बात हलफन दियानतदारी से कह रहा हूँ, हंसी मजाक जोक्स अपनी जगह पे। मियाँ साहब को अप्रैल 2016 में जिस अंदाज में रगेदा गया वो यकीनन हमारी तारीख़ का एक काफ़ी अनहोना वाक़या था मुस्तकिल, जिसमें हम सहाफ़ियों की अक्सरियत ने भी किराए के कातलों का किरदार अदा किया। सुबह एक लगती थी अदालत और 7-11 बजे से 12 बजे तक एक मतवाज़ी अदालत चलती थी, और उनमें अगर कोई सहाफ़ी थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश करते थे तो वो उन इलाकों में नज़र ही नहीं आते थे, उन्हें उड़ा दिया जाता था। अब बीबी 2-3 सालों से जहन बनाए गए हैं लोगों के, उनको आप रींग कर जमान लो कहते हैं, लो जी आजकल तो बड़े मेहरबान ने डालता। हा। बात यह है कि अगर वाकई को फेवर कर रहा होता, मियाँ साहब को नए नहीं आए हैं, 1980 से पार गेम में है। बीबी वफाकी काबीना का इजलास होता, उसमें वो कहते हैं कि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं बहुत गौर व खौस के बाद कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात बनाए गए थे वो तमाम गलत थे, बेबुनियाद थे और तासुब पर मबनी थे, लिहाजा हम तमाम प्रोसिक्यूशन वापस लेते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो मियाँ साहब को समझ आ गई तो टलियाँ खड़क रही हैं। लेकिन अब करें तो क्या करें? उनको ही लग रहा है कि जो पुराना बयानिया था अब वो भी काम नहीं आएगा ना। लोग की कल यार फेर ना मुकर जान के थे, वोट को इज्जत दो के बाद भाजपा को एक्सटेंशन दो, तो फिर लोग कहेंगे यार फेर ना बर्बादन कितने थे भाई जी, है जाने उनका काम जाने। तो इसलिए ज्यादती ये है कि अब उनको वापस अपने मज़ाहमती दौर में भी जाना मुश्किल होगा। उसमें बहरहाल एक थोड़ी सी स्पिन दे रहे हैं जिसको अभी कोई हमारा भाई पकड़ नहीं रहा है, जावेद लतीफ़। नहीं, कल से वो जो एक दोबारा उन्हें याद आ रहा है कि वाजपेयी भी आए थे और मोदी भी आया था और मुझे मोदी का याद आया था, और रीजन। और आपको याद होगा ये रीजन की बात जो है कि मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन करते हैं, ये बाजवा साहब ने रिपीटेडली कहना शुरू की थी। उनके साथ जब हुआ तो वो मोदी के यार कहलाए थे मियाँ साहब। उन्होंने जब सास और बहू का झगड़ा कब तक जारी रहेगा बादशाह सलामत ने कहा था तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। वहाँ ज़रा गेम जो है लग रहा है कि ये पत्ता अच्छा खेल रहे हो। तो आपको ये लगता है कि कोई सिस्टम आउट ऑफ द वे जाके फैसिलिटेट नहीं कर रहा? जो हमने एक कनेक्शन जो मुझे नज़र आता है, मैं फिर लगारी साहब की तरफ भी चलती हूँ, कि मियाँ साहब आते हैं, थक गई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, डेट दे दो, इलेक्शन कमीशन डेट भी दे देता है। अब वो 54 दिन का यहाँ मैं जान की अमान पाते हुए अर्ज़ करूँ,
अल्लाह दी कसम डेट उन्होंने वह करके नहीं सी दी। अच्छा ठीक है। IMF का डेलीगेशन आया था उस दिन, याद कर लें आपने, यानी रिसर्चर्स को भी उस दिन IMF का सेकंड रिव्यू के लिए डेलीगेशन आया था। और अब जो उसकी है स्केड्यूल की अनाउंसमेंट वो भी जनवरी, नहीं वो तो उन्होंने, और जनवरी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वक्त जो आपने डिस्कस करना है हम जैसे जाहिलों से करेंगे जाके कोई इंटरनेशनल। चले, आपके दोस्त नज़ीर लगारी साहब मुस्कुरा भी रहे थे और उनकी तरफ जाती भी हूँ। लगारी साहब, नुस साहब कह रहे हैं कि कोई अनप्रेसिडेंटेड उस तरह जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा मियाँ साहब को, बल्कि जो उनको कहा गया था ग्राउंड रियलिटीज़ उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। क्या आपको लगता है कि कोई रिलीफ सिस्टम दे रहा है, या जैसे नुस साहब कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें तो कहीं और ताने बाने मिलते हैं? पहली बात तो ये है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि जहाँ नुसरत जावेद साहब का फतवा आ जाए उसके बाद मैं जुबान करूं और उससे इख्तलाफ करूं, ये मेरी हिम्मत ही नहीं है, मेरे अंदर वो सलाहियत ही नहीं है। मैं बिल्कुल वो अपने बारे में कुछ भी कहें, लेकिन मैं सचमुच का जाहिल आदमी हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं आती हैं। असल इंसाफ उनके साथ ये हो सकता था कि काबीना का इजलास ना होता। पता नहीं ये कहना भी शायद कहीं तौहीन के मामले में ना चला जाए, कोर्ट बैठती फुल कोर्ट और वो ये ऐलान करती कि 2017-2018 में जितनी कार्रवाइयाँ हुई PMLN के खिलाफ, जो JIT बनी, जो हेयरिंग हुई, जो रेफरेंस दायर हुए, ये सारे के सारे बदनीयती पर मबनी थे। और हमारे पेशरो जो करके गए हैं और वो जो नावल पढ़ कर गए हैं मारियो पूजो का, और रिपीटेडली वो नावल पढ़ा जाता रहा, एक कुछ चैप्टर एक तरफ से पढ़े गए, फिर दूसरे चैप्टर बाद में आकर पढ़े गए, तो ये सारा कुछ गलत था। और असल बात ये थी कि जनाब मियाँ साहब जो हैं वो पारसा थे, और वो तो 80 से ही पारसा थे, उनके साथ जुल्म होता रहा। 85 में भी बहुत जुल्म हुआ था, जब पीर साहब पगारा के नामजद वजीर आजम को तो मान लिया गया था, लेकिन पंजाब में उनके नामजद वजीर आला, उनके बिरादर नस्बती को मियाँ साहब को माना गया था। असल मसला ये था कि उनके बिरादर नस्बती को सामने क्यों लाया गया था। असल मियाँ साहब का गिला ये हो सकता है। फिर मियाँ साहब का गिला ये हो सकता है कि 88 के इलेक्शन में बाद में सूबाई असम्बली में क्यों जुर्रू फेरा गया, वो तो कौमी असम्बली में फेरा जाना चाहिए था। और वो बेनजीर जो आई थी 20 महीने के लिए, उनको भी नहीं आना चाहिए था। फिर 90 में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था, और 90 में जो कुछ हुआ वो इलेक्शन नहीं होना चाहिए था, डायरेक्ट उनको मौजूद रहना चाहिए था। 93 में तो बहुत ही ज्यादती हो गई। इन्होंने बड़ी मेहरबानी करके गुलाम इसहाक खान को लाया, और गुलाम इसहाक खान ने ही उनको हटा दिया, और फिर इन्होंने ही नामजद किया था काकर साहब को। काकर साहब के होते हुए इनसे कहा गया कि नहीं आप इस्तीफा दे दो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो इन बुला कह चुकी थी कि यह है इनका कोई कसूर ही नहीं है और बिल्कुल ठीक है, पाक साफ हैं, शरीफ हैं, तो उसके बावजूद उन्हें हटाया गया। 99 में इन्होंने कुछ किया ही नहीं था। ये तो बेचारे क्रिकेट खेल रहे थे लाहौर के जिमखाना क्लब में, और इनको किसी ने वहां जाकर बताया कि भाई कारगिल में कुछ हो गया है, ये तो उसका हिस्सा ही नहीं थे। अब जब हिस्सा ही नहीं थे तो फिर इनको सजा क्यों भुगतनी पड़ी, फिर इनको क्यों कहा गया कि जाएं। और मुझे वो याद भी नहीं आ रहा है कि बिल क्लिंटन क्यों हिचकियां ले रहे थे और बार बार किसी को याद कर रहे थे कि वो क्यों नहीं है। वो जो मिसिंग थी वहां उनको बुलवाया गया और उनकी तस्वीरें बनवाई गई, ये सारा कुछ हुआ था ना। तो इनके साथ ज्यादतियों की एक बहुत बड़ी कहानी है, और फिर इनको जलावतन कर दिया गया सजा के बावजूद। एक बार नहीं 2 बार आप सजा भी देते हैं, और सजा देने के बावजूद कोर्ट से किसी मुल्क की तारीख में कोई ऐसी और मिसाल नहीं है कि आप सजा भी दे दें किसी को, और फिर सजा देने के बाद और मैक्सिमम पनिशमेंट देने के बाद, उम्र कैद तक पहुंचाने के बाद, फिर आप उनको निकाल कर आराम से जहाज में बिठाकर कभी कहीं और कभी कहीं भेज भी दें। तो ज्यादतियों का भी एक सिलसिला है ना। तो इन ज्यादतियों का जाहिर है जब वो शिकायत करते हैं तो वो ज्यादती है। अब भी ये होना चाहिए कि ये रिवर्स कर दिया जाए कि 1917 की वही पोजीशन वापस ले जाए, और उनको कहा जाए कि बाकी मादा मुद्दत जो है वो आप पूरी करें, फिर आपके साथ ये सारे का सारा राज जो है आपके साथ चलेगा, और सारा राज साथ चले। वो फिर बुलवाएं, मोदी को बुलवाएं, वाजपेयी तो अब दुनिया में नहीं रहा, ना वो और जो उनके साथ थे वो रहे,
अब मोदी साहब हो सकते हैं उनको बुलवाएं और फिर जो चाहें करें, उनके साथ गुफ्तगू भी करें, मामलात भी करें, तय भी करें। अब तो वो भी राजी होंगे, क्योंकि बाजवा साहब भी तो बहुत उनको याद कर करके हिचकियां ले रहे थे जनाब मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी साहब को। तब तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक, चले, अब तो कोई इशू नहीं है। काजी साहब, आपकी तरफ आती हूँ। क्या आप समझ रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी हर तकरीर में जो है वो तनकीद का निशाना बनाए हुए हैं PMLN को, नवाज शरीफ को, चौथी बार जो है वो मज़ीद सेलेक्ट होने का ताना जो है वो दिया जा रहा है, क्या वाकई उनके लिए आपको लगता है कि निज़ाम जो है वो सजाया जा रहा है, या आप नुसरत साहब की बात से अग्री करेंगे कि जी वो जो डेट्स की जो मुझे लगता है कंस्पिरेसी शायद आप उसको कहें कि वो शायद इंटरट्वाइंड है कहीं से या इंटरलिंक्ड हैं कहीं से, उस तरह नहीं है, बल्कि जो है वो और आलमी जो हमारे मसाइल हैं उनकी उनसे कनेक्शन है, नवाज शरीफ साहब से कोई कनेक्शन नहीं है? अभी तक स्केड्यूल नहीं आया और स्केड्यूल की जो 16 तारीख की डेट दी जा रही है वो अजीजिया के बाद की है। वैसे मैं जरा एक और एंगल से बात आपकी तरफ ही आता हूं कि मुझे एक हीगल ने कहा था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और मार्क्स ने कहा था इट रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी एंड सेकंड एज अ फॉर्स। इससे बड़ी क्या सितम जरीफी होगी कि हम इतनी आला शख्सियत 81 से नवाज शरीफ साहब को डिस्कस किए चले जा रहे हैं। ऐसा विजनरी लीडर जो लियान ट्रॉट्स्की, लेनिन और अविता सबको शर्मा दे। लुक एट अस, लुक एट द क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप, लुक एट द क्वालिटी ऑफ द डिस्कोर्स दैट इज गोइंग ऑन, वेदर वी आर ब्रिंगिंग ए मैन और नॉट। मैं एक हैरान हूँ, मैं अनफॉर्चुनेटली मुल्क का फ्यूचर उससे कनेक्टेड है ना, क्या कर सकते हैं? उस मुल्क का केड़ा फ्यूचर है जिथे कभी प्रोजेक्ट इमरान खान आना है, क्या प्रोजेक्ट नवाज शरीफ आना है? इस मुल्क का क्या फ्यूचर है? मैं लाहौर में गैस चेंबर में बैठा हुआ हूँ, मैं ब्रीथ नहीं कर सकता। जब मैं लाहौर आया था तो ये सिटी ऑफ गार्डन था। अभी कराची का एक प्रोड्यूसर मेरा इंटरव्यू करके गया तो कहता है यार आप तो जन्नत में बैठे हैं, जरा कराची आके देखें, माशाल्लाह इनका मुकाबला देखें। यानी हम कहां खड़े हैं, हम किन मसाइल के सामने खड़े हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि मियां साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जा रहे हैं या नहीं जा रहे, बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ ले आ रहे हैं या नहीं ले आ रहे। मतलब ये कि एक इकोनॉमिकली अनवायबल कंट्री में बैठे हुए हैं हम, एक ऐसा मुल्क जिसके बड़े शहरों में कुछ सांस नहीं ले सकता, जिस मुल्क के 50% बच्चों की स्टैंडर्ड ग्रोथ है, जिसमें से 5 में से 3 माएं एनेमिक हैं, मदकूक, मरीज और नीम मुर्दा बच्चे पैदा कर रही हैं। एक जहाज आता है, करोड़ों रुपए का जहाज आता है, उसमें से जनाब टार्जन की वापसी हो रही है, टार्जन जा रहा है। अब टार्जन होगा या नहीं होगा, उधर से एक और बीमारी शुरू होगी। इन सब की नफरत जो है, इन सब की जो जराइम थे अवाम के खिलाफ, वो सारी नफरत इमरान खान के पीछे खड़ी हो गई है, और सारी एस्टैब्लिशमेंट दुनिया की हम इसके साथ हो जाए, और इस मुल्क के लोग इनसे नफरत करते हैं, इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। ये है क्राइसिस। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो इनके एसेट थे वो लाइबिलिटियां बन जाती। MQM एसेट थी, लाइबिलिटी बन गई। मुस्लिम लीग नून लाइबिलिटी थी, फिर एसेट थी, फिर लाइबिलिटी बनी, फिर एसेट बनी, अब फिर लाइबिलिटी बन चुकी है। तो और इमरान खान एसेट था 2018 में, अब लाइबिलिटी बन गया। तो बात यह है कि यहां पे साने इर्तहाल हो चुका है, आपकी लिबरल डेमोक्रेसी फौत हो गई है। और उसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल देता हूं, अमेरिका में तो इलेक्शन करा के देखो, इस मुल्क के, इस दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट को अब ये इलेक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आज जो है बेसिकली हुआ क्या है, जिसमें कोई डिस्कोर्स नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही। तुम्हारी सरमायादाराना जमहूरियत जो है वो डेथ थ्रोज में है, बिस्तरे मर्ग पे है, मर रही है, और वो मातम कर रही है कि तुम इंचार्ज हो इस सारे के। और ये जो हमें कहानी सुनाई जाती थी बार बार की जमहूरियत में से एक अच्छी जमहूरियत निकल के आती है, जरा इस जमहूरियत की शक्ल देखो, चेचक ज़्यादा इसको कर दिया। तो ये बात है। मैं तो इस बात पे सोचता हूं कि आए दिन मैं भी रोटी कमानी 4 शो करके आता हूं, आर दीज रियल सब्जेक्ट्स जिस पे हम बात कर रहे हैं, इस मुल्क के बच्चे कहां खड़े हैं, 65% यूथ कहां खड़ी है। तो ये वो इश्यूज हैं, और इनके होते कभी डिस्कस नहीं होंगे। हम इसी चक्कर में लगाई रखेंगे, मियां साहब से बड़ी ज्यादती, मियां साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो। नहीं, लेकिन मसला ये है ना सईद काजी साहब, अगर हम डेमोक्रेसी में इसीलिए बिलीव करते हैं और हम यही सोचते हैं कि यही लोग ऐवानों तक जाएंगे, और ये जो आपने जिन मसाइल की तरफ आपने इशारा दिया है, जिनकी बात कर रहे हैं, स्टंटेड ग्रोथ हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, यही लोग जाके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो उस एक हर दफ़ा एक उम्मीद की किरण तो बनती है, और ये लोग बात भी उस तरफ करते हैं, तो लिहाजा इस बारे में बात तो करनी फिर बन जाती है।
मुझसे कह रही देखें, दीज आर द हार्डकोर इश्यूज। ये जिन इश्यूज की मैं बात कर रहा हूं, ये अच्छा मुझे और बात बताएं, मैं इनकी एक और चीज बताऊं आपको। हालांकि इंडिया का बहुत बुरा हाल है वहां के सोशल सेक्टर का, वो इतने हरीस और लालची थे कि हम अपने ना जो कहते हैं ना वर्किंग कैपिटल खा गए, वो ऊपर से माल उतारते थे। $500-600 बिलियन उन्होंने अपनी किटी में रखा हुआ है और दुनिया को जूते मारते हैं। कनाडा में जाके अपने सियासी मुखालफों को कत्ल कर देते हैं, उन्हें पूछता कोई नहीं है। आपकी गलत बात है, आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, लेकिन आई एम टेलिंग उनकी ताकत क्या है। और इनकी हालत देखो, और ये अब जो है सिर्फ जो तने मुर्दा है PIA का, उसको खाने आए हैं। ये स्टील मिल को खाने आए हैं। चले सईद काजी साहब, पॉइंट आपका आगे। एक छोटी सी ब्रेक का प्रोड्यूसर आप कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल एक ही सवाल होता है, इलेक्शन कब होगा, इलेक्शन होगा भी कि नहीं, इलेक्शन डिले होगा, कब तक डिले होगा। इस पर मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कल एक तबसरा किया, ज़रा वो सुन लेते हैं और उससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी इस पर। अगर ये इलेक्शन डिले किए गए, जो कि कुछ कुव्वतों का, कुछ जमातों का, कुछ सोच के हमल उन लोगों का जो मुतनाज़ा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं इन इंतखाबात को, वो एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात किसी तौर पर भी मुलतवी हो सके, खुदा न खास्ता, और उनके अज़ाइम पूरे हो सके। साहब, क्या ऐसी, पहले तो ये कि क्या ऐसी कोशिश कोई हो रही है कि इलेक्शन को जो है वो डिले किया? अच्छा, देयर आर अटेम्प्ट्स बीइंग मेड, व्हील्स इनटू व्हील्स होते हैं सिस्टम के अंदर, और उसमें आप देखिए अपने साथियों के क्या नाम लेने, हमारे तो बहुत सीनियर साथी वो दुहाई मचा रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी एकदम से मौजूदाना तौर पर बहुत अच्छी हो रही है। तो अब वो खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को ये ख़तरात लाहक हो गए हैं कि यार ये कहीं इंतखाब हो गए तो उस हाड़ा हुड़ी में कहीं ये इस्तेहकाम ना ख़राब हो जाए। देयर इज़ नो डाउट इट विल बी वेरी अनफेयर। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग एक एक्सट्रीम से दूसरी पे जंप करते हैं। ये बात इंतहाई मुतासिब और अक्ल का बंदा कहेगा कि टफ एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव्स की वजह से बहरहाल डॉलर की कीमत को काबू में लाया गया। यू सी सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक गुड फैक्टर। अभी जो स्कूप बॉन्ड्स का जो हुआ है, रियली इट्स अ फील गुड फैक्टर, ठीक है। सो लेकिन ये कैसे तय हो गया कि भाई अगर बिजनेस फ्रंट के ऊपर फील गुड फैक्टर है तो वो डैमेज हो जाएगा इलेक्शंस की वजह से या इसकी वजह से? आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। बल्कि जितना थोड़ा बहुत मुझे इकोनॉमिक्स का तो इतना पता नहीं है, लेकिन सियासत का मैं सीरियस स्टूडेंट रहा हूँ, और उस हवाले से मैंने नहीं देखा कि किसी मुल्क में भी इलेक्ट्रल प्रोसेस ने, क्योंकि इलेक्शन के बाद बहरहाल आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आती है ना, तो लेकिन होता ये है कि जब आप निगरान वजीर होते हैं ना, वो जो झंडा लगा होता है ना, तो दिल उतारने को दिल नहीं करता, ठीक है। उसके बाद फिर जो आराम होता है, हमारे काकड़ साहब को देख लें मिला रहा है आपको जी, किसको? हमारे काकड़ साहब को देख लें आजकल, मतलब मैंने तो आज तक, अच्छा खैर, लेकिन उनका भी आप देखें ना, अब वो कितनी खूबसूरती और मासूमियत से उन्हें कहा कि उन्हें PM हाउस का बेडरूम बहुत अच्छा लगा। जी जी जी। अब आप बताइए वो बेडरूम को क्यों छोड़ना चाहें? मैं आपसी बात से ऐसा शीशा लगा हुआ उससे, तो इसका मतलब कि ये जो ये फिर एक हो रहा है, उसको झुटलाना अहमकाना बात होगी। एक चीज़, कॉल मी कंस्पिरेसी थियरिस्ट, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी सुनी हैं, कुछ ऐसे लोगों से इस तरह की बातें सुनी हैं कि कैसे जी डिले होगा, हम तो पूछ रहे हैं कैसे डिले होगा, तो बताया जाता है जी अगर इलेक्शन कमीशन टूट जाए, चीफ इलेक्शन कमीशन का कहीं से ज़मीर एकदम से जाग उठे, वो कहें कि मैं नहीं करना चाहता, इस बात में आपको कोई दमखम जो है? गुजारिश ये है, नंबर 1 ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ऑलरेडी ही फेल्ट अ लॉट ऑफ हीट, यू नो, जो उनको तो बाकायदा, इसलिए तो वो मुकदमा भी चल रहा है। जी जी, ऐसे ही है। दूसरी बात ये है कि आप हमेशा एक बात भूल जाते हैं, हमारे यहाँ जब भी जमहूरी अमल को जो है वो डिले किया गया या पीछे किया गया, तो उसके पीछे कोल्ड वार होती थी,
और फिर अमेरिका के 2 सीज़न थे जी। पहले में जहाद था, दूसरे में वॉर ऑन टेररिज्म थी। अब क्या है, यूक्रेन हमारा हमसाया नहीं है, गज़ा भी बहुत दूर है, बल्कि वहाँ जाने का तो मौलाना फजल रहमान बेचारे गए थे, रास्ता ना मिल पाया, तो हम कैसे जाएंगे इन्वेट किए बगैर। अब हमारे यहाँ बहुत चूड़ियाँ बेची जा रही हैं। देखिए, बहुत बेहुदा सी बात लगेगी, हमारे यहाँ जब भी गैर जमहूरी निज़ाम आया है, स्ट्रेट वे मैं नोट बहा मेरा मूड बने। नोट अभी नज़र नहीं आ रहे, जब तक डॉलर की आमद नहीं होगी, फिल वक्त इलेक्शन नहीं होगा। जो इंतज़ामिया वाशिंगटन में बैठी हुई है, ट्रस्ट मी, दे डोंट हेट यू एंड आई, दिस पर्सन दैट पर्सन, दे हैव एक्यूमुलेटेड एंगर विज़ावी पाकिस्तान। वजह उसकी पाकिस्तान है, बाइडेन एडमिन। ठीक है, तो IMF ने जो करना है बाबू उनसे पूछ के करना है। तो वो चाहते हैं, फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता अगर इलेक्शन के पाकिस्तान के मुफाद में भी नहीं है तो वो आपको फोर्स करेंगे गो देयर। लेट्स से अगर आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर ही जाना है, सही सही, तो आई फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लगारी साहब, जो जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं, आपको उसमें किस हद तक जो है वो प्लॉजिबिलिटी नज़र आती है? आवाज़ें बहुत आ रही हैं ना, तो उस पर जाते हैं कि जो कुछ हमें सुनाई दे रहा है, और जिस लोग आकर कतईयत के साथ कह रहे हैं कि जनाब देख लेना इलेक्शन नहीं होंगे, तो आखिर ये कतईयत कहाँ से आती है? और बिलामुम वहाँ से आती है जहाँ से कभी अच्छी आवाज़ें नहीं आती हैं। तो हमें इस बात पर खदशात लाहक होते हैं। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा स्टेक हमारा क्या है? एक तो 50-53 साल पहले हम अपना बहुत बड़ा स्टेक दे चुके हैं ना। हमें ऐसी आवाज़ें भी आती हैं कि जोग्राफी को भी खतरा लाहक हो सकता है। तो आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन करवाने से राहें खुलती हैं। अगर आप राहें बंद करके बैठेंगे तो फिर बहुत खराब सूरत हाल होगी। राइट, मैं ज़रा काई साहब के पास चलती हूँ। काई साहब, 8 फरवरी को आपको इलेक्शन होता हुआ नजर आता है या नहीं आ रहा? देखिए, ये इल्म नजूम का कोई आखिरी आदमी भी नहीं बता सकता कि ये 8 को क्या होगा और क्या नहीं होगा। हम 81 से ना मुस्बत रिजल्ट निकाल रहे हैं इलेक्शन में से, एंड वी शुड टेल द ट्रूथ टू द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। एंड व्हाट इज दैट? बात ये है कि यहाँ मसला क्या है कि यहाँ अवाम का पैसा ट्रिकल डाउन नीचे नहीं करता, ऊपर जाता है। ये 23 अरब डॉलर में ये शराफिया हमें पड़ती है UNDP के मुताबिक, और कर्जा खाती है और हमसे कर्जा लेके वापस करती है। ये UNDP की फिगर है, डॉक्टर हफीज पाशा ने की है और उनके शागिर्दों ने ये स्टडी की है वहां पे, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। तो ये इतनी खौफनाक माशी जबर है इसमें। और क्या है, हालत क्या है तुम्हारी? और बिरयानी मैंने देखे जल से चले, मैं इतनी ज्यादा उम्र नहीं है जितने मेरे बुजुर्गों की है, जो मेरे बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पे, उस्ताद बैठे हुए हैं, लेकिन कौन सी बिरयानियां पकती थी जलसों के लिए? मोती गेट में कौन सी बिरयानी की देखें लगती थी? 5-5 हजार रुपया कहाँ मिलता था? कौन ट्रांसपोर्ट दिया करता था? ये हकीकत है कि 1989-90 से लेके आगे हम इतने एक जवाल में, और पूरी दुनिया जवाल में गई है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वो उधर ऋषि सुनक डेमोक्रेसी लेके बैठा हुआ है, वो वहां वो ब्रिटिश बुर्जुआजी का एक मुलाजम है, एक छोटा सा मुलाजम है। हम खुश होते रहते हैं, इंडियन जो है वो एक काला वजीर, कोई वजीर आजम नहीं है, ये अपने मुलाजम को ही लेके आते हैं। पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी में आप देख लें। अब क्या मसला है उधर अमेरिका में? क्या मसला है कि क्यों डर रहे हैं वो? बात यह है कि हमें जमहूरियत चाहिए, तहरीकें चाहिए, मगर उसमें कब्जा क्या है? एक रियासत मदीना चले, मुझे तो बहुत प्यारी है, मैं मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन भाई रियासत मदीना में रोटी की भी तो बात करो। रियासत मदीना में रोटी नहीं होती, इलाज नहीं होता, उसका क्या प्रोग्राम है? मैंने खान साहब से उनके साथ सामने बैठ के कहा कि उन्होंने वही मुझे 10 लाख रुपए सुना दिए, जो वेरी गुड जो उन्होंने दिया था। बात यह है कि रियल इश्यूज को आगे लाएं, वरना ये लड़ते रहेंगे। ये ऐसी है जैसे एक आखिरी बात करता हूं, ये एक समझ ले एक मज़ार है और उसकी एक संदूकड़ी पड़ी है जिसमें चंदा डालते हैं, उस चंदे की संदूकड़ी पे ये लड़ रहे हैं, बड़े मालियाती मफाद आपस में टकरा रहे हैं, माल भी फेंक रहे हैं, इधर भी इंटरनेशनल लॉबिंग हो रही है, मकामी लॉबिंग हो रही है। किस लिए? जाती अपनी उसके लिए, जैसे एम्बिशन के लिए, अपनी वो जो ईगो, सिक ईगो के लिए। इसमें वेयर डू द पीपल स्टैंड? हाँ, लोग एंटर हुए हैं, किसी मुगालते में हुए हैं या कैसे एंटर हुए हैं? तो मुझे ये लगता है कि इंतखाब अगर रुके भी तो उसकी वजह यह होगी कि लोग इस इक्वेशन में एंटर होते नजर आते हैं। जी
लोग इक्वेशन में एंटर होते हुए नजर आते हैं। इस बात पे इंतखाब रुकेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक से वापस आते हैं तो दोस्तों को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नुसरत साहब, जो एक बड़ा अहम दौरा जिसको कहा जा रहा है आर्मी चीफ का दौरा, जो दौरा अमेरिका है, आप इसको कैसे देखते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्योंकि यू अलूडेड टू समथिंग इन आवर प्रीवियस सेगमेंट्स कि हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। क्या आप समझ रहे हैं इस दौरे की क्या अहमियत है और क्या? मैं इस दौरे को बहुत अहमियत दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, ये अचानक तो हुआ नहीं। इससे पहले आपको निगाह रखनी होगी कि हाल ही में जैसे ही इस महीने का आगाज़ हुआ है तो आपके यहाँ 2 हाई लेवल अमेरिकन ऑफिशियल्स आए हैं और इत्तेफाक से दोनों का ताल्लुक़ जो है, अच्छा पहले एक खातून आई थी, उनका पोर्टफोलियो क्या है? हाउसिंग, रेफ्यूजीज़ एंड माइग्रेशन। देन आते हैं थॉमस वेट साहब जो कि स्पेशल एनवॉय हैं फॉर अफ़गानिस्तान, और अब जो खातून बराह रास्त पाकिस्तान से डील करती हैं वो शायद आ चुकी होंगी या कल आने वाली होंगी। आई थिंक कि उसमें जो बेसिक जो मसला फौरी तौर पर खड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान से ज़्यादा ये है जी कि आप तो मुझसे ज़्यादा आपकी एक्सेस है, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग हैं, सीधे पेट मुझे बंदे हैं। नहीं, ये जो डिप्लोमेट्स वगैरह बुलाते हैं, बताते हैं, एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है अमेरिकन का कि ठीक है उनको आप हाथ नहीं लगाएंगे। वो तकरीबन 25,000 के करीब, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सफ़ीर की ज़बान से अदा हुआ था, आप जैसे हाई प्रोफाइल अखबार नवीसों को ब्रीफिंग के दौरान। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये नंबर नहीं है, उन नंबर्स की फैमिली हैं, और हत्ता की नौबत ये है कि वो कहते हैं कि मेरा ड्राइवर जो G13 में पकड़ा गया वो तो मेरा ड्राइवर है, तो क्या वो भी एसेट शुमार किया जाए? तो पहले ये तादाद हो जाए। ये एक इतना इशू है संजीदा। ये कहा जा रहा है कि शायद प्रॉपर नाम नहीं दिए जा रहे, प्रॉपर जो है वो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी जा रही। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं हैं कि भाई नंबर जो हैं, फिर आप क्या इसमें कुंबे भी शामिल कर रहे हैं? मसलन ये कि 25,000 कुंबे, 25,000 डॉक्टर मारिया हैं, तो क्या उनके भाई वालिदा वो अगर यहाँ हैं तो क्या वो भी उसमें शामिल हैं? नुसरत जावेद है तो क्या उसके बच्चे भी इसमें शामिल हैं? अच्छा, यहाँ पे नहीं बात ख़त्म होती। खानसामा जो साथ आया था, क्योंकि ख़ुद तो पकाना नहीं आता, मैं तो आई वॉज एक्सक्यूज़ मी, तो वो तो पहले एक करें बात। ये एक वाक़या है और ये एक संजीदा इस पर बहस हो रही है। मेरा ख़्याल है वो होगा, उसमें किसी न किसी किस्म का दरमियानी रास्ता निकलेगा। तो बीबी हमारी जो ट्रांश आनी है, सेकंड रिव्यू हो चुका है। मैं काजी साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैं भी जब इनकी उम्र का था तो मुझे भी मार्क्स बहुत याद आता था और जमहूरियत से बहुत नफरत थी, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। अब मुझे अच्छा लगता है टाई पहन के बैठना, मैं खुशहाल लगना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत वक्त गुजार लिया। क्योंकि जहाँ पे मार्क्स और लेनिन का जिक्र होता था, जब वहाँ पे उखाड़ के तो रूस हो जाए और वो यूक्रेन पे चढ़ दौड़े, और चीन भी जो है जब मार्केट में अपनी बेच रहा हो, तो मैं किसके हाथ पे अपनी जवानी तलाश करूँ? लहू नहीं बल्कि किसके हाथ पे। खैर एनीवे, मैं हम्बली अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो तारीख तय हुई है ना कि ये रिव्यू हो जाना चाहिए था दिसंबर में, भैया अब वो 11 जनवरी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इस दौरे के नताइज के बाद जो है हमें सेकंड ट्रांश आएगी, और 8 फरवरी को जो होना है वो हो गया, तो फिर तीसरी आएगी, और यूँ 3 अरब डॉलर वाली कहानी होगी। वरना फिर वही इनकलाब देखें जो अभी तक आया नहीं, शायद आ जाए। लगारी साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो दौरा है, आपकी उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या आपकी क्या रीडिंग है? मेरे ख्याल में ये
कम से कम मेरे नॉलेज के मुताबिक ये पहले आर्मी चीफ हैं जो अपने मनसब को संभालने के कोई 1 साल के बाद, इससे कुछ ज़्यादा वक्त गुजारने के बाद जा रहे हैं। नहीं नज़ीर भाई सॉरी, थोड़ा सा आपसे माजरत चाहता हूँ, बाजवा साहब को भी इंतज़ार करना पड़ा था काफ़ी, बस सिर्फ इतना, वे 2019 में गए थे। आई एम सॉरी। जी बिल्कुल ठीक। तो अगर क्विकली इसको सम अप करें, क्योंकि बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्टेशन है, क्विकली ज़रा बता दीजिए। मैं चाहता हूं कि क्या वसीतर पाकिस्तान का मफाद पेश नजर रखा जाता है, ये हमने देखना है, हमने ये देखना है, ठीक है, और हम इसकी तवक्को करते हैं, हम इसकी तवक्को करते हैं, हमें इसकी ख्वाहिश है। राइट। काई साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस दौरे की अहमियत? आखिरी लाइन है और वो मजीद अंजद की है कि बने ये जहर ही वजह शिफा जो तू चाहे, खरीद लूं मैं ये नकली दवा जो तू चाहे। मेरा मनशा इतना है कि यार हम पलपिट पे बैठे, टाई भी लगाएं, कोट भी लगाएं, जाली दवाइयां ना बेचें। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, अपने आप को कह रहा हूँ, ये तो बड़े लोग हैं और बड़े अपराइट लोग हैं। मैं सिर्फ ये बात करूँ कि मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि ठीक है मूवमेंट्स तो आजकल बेचारी कैद हैं लैटिन अमेरिका में या उधर, लेकिन एक जमाना था, एक वक्त था और ये वक्त भी नहीं रहेगा। और रुतां भी जो लंघ गई इन ते रुतां भी नहीं ठहर दियां। मगर सवाल ये कि आज जब हम जिस टाइम एंड स्पेस में प्लेस्ड हैं, हम जो है वो बताएं तो सही ना कि ओए कोई नहीं लीडर शीडर तो ओए भाई ये दुकानदार हैं, ये करियाने की दुकान को ग्लोरीफाई किया हुआ है हमने। सिर्फ इतनी बात, इससे बढ़ के नथिंग मोर नथिंग लेस। जी ठीक, चले ऑन दैट नोट मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। नुसरत जावेद साहब, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में आए। नज़ीर काई साहब, आप भी बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम फॉर अस, एंड काई साहब, विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट अल्लाह।